यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो आराम से जादू दिखाकर पैसे कमाता था और सुकून से अपनी जिंदगी जीता था। मगर उस पत्थर बन चुके आदमी की तरह बहुत सारे और लोग भी थे जो पत्थर बन चुके थे, यानी प्रिंसेस वर्वरा ने उन सभी को पत्थर बना दिया था। अगले सीन में हमें असली दुनिया दिखाई जाती है, जहाँ पर इवान नाम का एक लड़का लाइव शो में जादू दिखा रहा था। कुछ देर के बाद शो खत्म होने पर जब वह बाहर आता है, तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है और इवान से कहने लगती है कि जल्दी ही उसकी किस्मत बदलने वाली है। और वो इवान से एक अजीब बात कहती है कि वो दूसरी दुनिया में जाकर मुर्गी की तरह एक घर को जलाने वाला है। और उसी समय से उसका तब वहां पर किसी आदमी के सभी बॉडी पार्ट को अलग कर बर्फ के अंदर रखा होता है। इवान कुछ समझ पाता उसके पहले ही उस आदमी की आंखें खुल जाती हैं और वो इवान से बात करने लगता है। इवान पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके सभी बॉडी पार्ट अलग अलग हो चुके थे, मगर फिर भी वो आखिर अब तक जिंदा कैसे था। इवान उससे आखिर वो है कौन करके पूछता है। तब वो आदमी अपना नाम कोशे बताता है और वो इवान को भी अच्छे से जानता था कि वो राजा इलिया का बेटा है और धरती पर वो झूठा जादू दिखाकर लोगों को लूटता है, यानी कोशे सब जानता था। इवान उससे वो आखिर वापस अपने घर यानी धरती पर कैसे जा सकता है करके पूछता है। तब कोशे उसे बताता है कि यहाँ से निकलने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो उन सिपाहियों की तलवार से मर जाओ या फिर वो चलने के लिए कहती है। तब उस घर के अचानक से पैर आ जाते हैं और वह घर चलने लग जाता है। वो लोग उस घर के ही अंदर बैठकर सिपाहियों से बचते हुए सही सलामत किसी जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ डोब्रेनियो को कोशे के भाग जाने का पता चल जाता है और ऊपर से उसी बात का फायदा उठाकर प्रिंसेस वर्वरा डोब्रेनियो से झूठ बोलती है कि इवान भी उस कोशे के साथ मिला हुआ है और वो एक गद्दार है, क्योंकि डोब्रेनियो को उसकी पत्नी वर्वरा की हरकत के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इधर यह सभी उस घर से बाहर आते हैं, मगर इवान वापस से अंदर आती है क्योंकि वो लोग मरमैन का सिर्फ उस खूनी नदी को पार करने के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। उसमें मरमैन का कुछ भी फायदा नहीं था। उसी वक्त कोशे आगे आता है। मरमैन कोशे को अच्छे से जानता था, मगर वो कोशे की भी बात नहीं मानता। अब बाबा यागा अपने आप से कहती है कि उसे ही कुछ करना होगा। वो बात इवान सुन लेता है और वो बाबा यागा को कुछ ना करने के लिए ही कहता है, क्योंकि बाबा यागा एक बूढ़ी औरत थी और वो भी डांस करने लग जाती है। उसी बात का फायदा उठाकर यह लोग उस गुफा से बाहर आ जाते हैं। गुफा के दूसरे साइड ही वो खूनी नदी होती है, मगर इतने साफ नदी को देखकर इवान कोशे से सवाल करने लगता है कि आखिर उन्हें इसके लिए मरमैन की क्यों जरूरत थी, क्योंकि वो तो आसानी से उसे पार कर सकते हैं। तभी कोशे नीचे से पत्थर उठाकर पानी की तरफ फेंकता है। अगले ही पल बिरा मछलियां पानी के ऊपर आ जाती हैं। इस तरह की हजारों मछलियां उस पानी के अंदर थीं, जो इंसानों की हड्डियां तक चबा जाती थीं। और मरमैन मछलियों का राजा था, इसलिए वो मछलियां मरमैन को कुछ नहीं करेगी और उसकी बात भी मानेगी। मगर जब मरमैन पानी के अंदर जाता है, तब वो मछलियां तो उसे भी काटने लगती हैं, यानी उन मछलियों के सामने मरमैन की भी नहीं चलने वाली थी। जिसके बाद आखिर उसने वैसिलिसा से कौन सा वादा किया था। तब कोशे बताता है कि वैसिलिसा और उसके माता पिता एक मेंढक है। वो सुनने के बाद इवान को कुछ भी समझ नहीं आता। दरअसल वैसिलिसा और उसके माता पिता को किसी ने श्राप देकर मेंढक बना दिया था, लेकिन बाबा यागा ने वैसिलिसा को बचाकर उसे जब चाहे तब इंसान बनने की ताकत दी थी। मगर उसके माता पिता कभी भी इंसान नहीं बनकर कूद जाते हैं। सबके कुएं में कूदते ही बाबा यागा की वो जादुई बाल्टी कुएं को ब्लॉक कर देती है, ताकि प्रिंसेस वर्वरा और उसके वो सिपाही अंदर ना आ सकें। अंदर इवान सभी लोगों से मरमैन के बारे में पूछता है, क्योंकि वो तो कुएं में कूदा ही नहीं था। उन्हें लगता है कि शायद मरमैन बाहर ही रह गया है, लेकिन तभी मरमैन तो पानी के ही अंदर से बाहर आ जाता है, क्योंकि वो तो पहले से ही कुएं के अंदर था। कोशे मरमैन को कुछ करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो लोग वहीं रहे तो सिपाही उस बाल्टी को तोड़कर उन्हें पकड़ लेंगे, लेकिन वहां से बाहर भागने का कोई रास्ता। दूसरी तरफ यह लोग कुछ दूर चलने के बाद रात होते ही आग जलाकर आराम करने का बंदोबस्त करते हैं। तभी इवान के आसपास बहुत सारे कीड़े घूम रहे होते हैं। इस वजह से वो मजाक में वैसिलिसा को उन कीड़ों को खाने के लिए कहता है, क्योंकि वो एक मेंढक थी। मगर वैसिलिसा को उसका मजाक पसंद नहीं आता और वो वहां से उठकर चली जाती है। कुछ देर बाद इवान वैसिलिसा को ढूंढने लगता है, तब उसे एक मेंढक दिखता है था और उसे वहीं छोड़कर चले गए थे। मगर इवान को उस वक्त अलमारी में एक लंबी पिन जैसी चीज मिली थी और वो उसी की मदद से अलमारी से बाहर आ गया था। उसी दिन से उसने उस पिन को बहुत संभाल कर रखा था, क्योंकि वो उसके बहादुरी की निशानी थी। उसी वक्त कोशे वहां आकर उन्हें सोने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें सुबह वापस चमत्कारी तलवार की तलाश में निकलना था, क्योंकि उस कुएं के नीचे से निकलने के बाद वह अपने आप उस खूनी नदी के दूसरी साइड आ चुके थे। फिर इसी तरह सुबह हो जाती है, लेकिन सुबह होने पर प्रिंसेस वर्वरा अपने सिपाहियों को लेकर उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेती है। वैसिलिसा और कोशे प्रिंसेस वर्वरा से लड़ने की कोशिश करते हैं, मगर प्रिंसेस वर्वरा कोशे को उठाकर दूर फेंक देती है और उसी जादुई चाबुक हमला करने लगती है। वैसिलिसा बचने के चक्कर में उस किनारे से नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर इवान का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। अब सिपाही उन लोगों को बंदी बनाकर वहां से ले जाने लगे।